देखिए, विषय ऐसा है कि उत्तर भारतीयों को वोट लेने के लिए सारी पार्टियां आती हैं। जब वोट लेना होता है तो ये कहा जाता है कि हिंदी भाषी हमारे साथ है। सभी पार्टियां आएंगी, कहीं लिट्टी चोखा बनाएंगी, कहीं कुछ बनाएंगी, इस तरीके से उनका जाएंगी और तरह तरह से प्रलोभन दिया जाएगा सब। लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि उनको केवल चुनाव तक ही उनकी यूज होती है। जहां चुनाव खत्म हुआ वहां सारी चीजें खत्म हो गई। मैं खाली उत्तर भारतीयों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे हिंदी भाषियों की बात कर रहा हूँ, जिसमें कि मारवाड़ी बंधु भी आते हैं, उत्तर भारतीय भी आते हैं। आप ये देखिए कि आज आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं किसी के ऊपर लांछन नहीं कर रहा हूं, या मैं ये भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन हाँ, आप देखिए तो बंबई के सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हिंदी भाषी, मारवाड़ी और दूसरे जो तमाम वर्ग के लोग हैं, उनकी उनकी संख्या वोटिंग में 60% से कम नहीं है। राम साहब पांडे से लेकर के शुरू में वो थे, क्या थे तो मुझे मालूम नहीं, फिर डॉक्टर NN कैलाश हुए, डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी, रामनाथ पांडे जी हुए। उसके बाद में हिंदी भाषियों को देखा जाए तो फिर चंद्रकांत त्रिपाठी हुए, इस समय विद्या ठाकुर है, राजहंस सिंह MLC हैं आज के तारीख में। तो अगर देखा जाए और गिना जाए तो मुश्किल से 10 से 12 लोग, संजय निरुपम जी संसद सदस्य थे नो डाउट, 10 से 12 लोग उत्तर भारतीय आज तक शुरू से आखिर तक रहे हों। और करीब करीब यही बात था, यही चीज मारवाड़ियों में भी रही। हमारे आदरणीय स्वर्गीय श्री मुरली देवरा जी थे, फिर और भी नॉन मराठी भाषी एक दो थे, सुनील दत्त जी जैसे लोग हुए हैं, पर इनकी संख्या अगर देखा जाए तो 10, 12, 15 से अधिक नहीं है। तो इस तरीके से वोट लेने के लिए उत्तर भारतीयों को यूज किया जाता है, उत्तर भारतीयों को बुलाया जाता है इनकी, लेकिन उसके बाद कहीं कुछ नहीं है। ये जहाँ जाते हैं वहाँ इनसे कोई बात नहीं करता है, इनके किसी काम को नहीं सुना जाता है। बस ठीक है कि एक दो लोगों को, जैसे RN सिंह जी थे, उत्तर भारतीय संघ के थे, तो उनको बीच में MLC बना दिया गया था। तो उत्तर भारतीय संघ की मैं आलोचना नहीं करता, लेकिन उत्तर भारतीय संघ इस समय कोई उत्तर भारतीयों का इतना प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। मैं जानता हूं कि सारे उत्तर भारतीयों तक वो सीमित नहीं है। उनके कुछ समय पर पहले, जब उनके तिवारी जी थे, वो जो उत्तर भारतीय के संस्थापक थे, तब की बात और अब की बात। और अब एक बात मुझे कहने में और कोई शंका नहीं हो रही है कि कुछ उत्तर भारतीयों में भी कुछ पर्टिकुलर समुदाय के लोग ही सब कब्जा करके बैठे हुए हैं। मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन ये है। तो उत्तर भारतीयों का इसी तरह उपयोग होता है। अब ये कह लो कि उनमें एकता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, तो इस बात का कोई मतलब नहीं है, एकता का कोई अर्थ नहीं है। एकता तो है ना, आज काफी लोग भारतीय जनता पार्टी में है, कुछ कांग्रेस में है, कुछ शिंदे गुट में है, तो एकता नहीं है ना, तो उनको देना चाहिए प्रतिनिधित्व, लेकिन नहीं दिया जा रहा है। और उसका आरोप लगाया जा रहा है उत्तर भारतीय एक नहीं, कहा नहीं है क्या भाई, जिसको जिसकी इच्छा है उसको उसको वोट दे रहे हो लोग। तो वोट की राजनीति की जाए तो भी, और ये भी है कि सबसे ज्यादा वोट भी वही देते हैं, और फिर भी उनकी कोई गणना नहीं है। तो ये राजनीतिक शून्यता है, इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं। तो क्या आने वाले कालखंड में मुंबई में जो नगर पालिका, महानगर पालिका के चुनाव होंगे, थाने में चुनाव होंगे, मीरा भाईंदर में चुनाव होंगे, तो आपको क्या लगता है कि यही हाल रहे तो फिर उत्तर भारतीयों का क्या स्टेप होगा आगे? नहीं, देखिए, ये एक ऐसा विषय है जो आपने पूछा है कि ये तो ऐसा है कि मैं, वो है कि मैं जाऊं तो किधर जाऊं, वो वाली बात हो जाती है। महानगर पालिका में सबसे ज्यादा थाने में उत्तर भारतीय हैं, उससे ज्यादा कल्याण में है, मीरा भाईंदर में भी है। लेकिन अब जब उनको वोट नहीं, जब उनको टिकट ही तुम नहीं दोगे तो उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं है। ये तो सारे उत्तर भारतीय मिल करके अगर इस तरीके से एकता दर्शाएं कि अगर हमारी इतने टिकट हमको नहीं मिलेंगे तो हम लोग वोट ही नहीं करेंगे, तो वे सारे राजनीतिक दल तंबू के नीचे आ जाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, और ऐसा शायद होना संभव भी नहीं। बहुत पहले राम मनोहर त्रिपाठी जी थे, आज भी मैं उनको याद करता हूँ कि उत्तर भारतीयों के नेता राम मनोहर त्रिपाठी जी थे। कृपा तो संघ क्या आपको लगता है कि एक छत्र उत्तर भारतीयों का, चाहे
बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हिंदी भाषी क्षेत्र हो, चाहे राजस्थान हो, ऐसा लगता है कि उनका एक छत्र कोई ऐसा नेता नहीं है या ऐसा कोई जो है जनप्रतिनिधित्व नहीं है या ऐसा कोई मंत्री नहीं है जो अपनी आवाज को जो है हिंदी भाषियों की आवाज को उठाए, क्योंकि राजनीतिक जो स्थान होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आज तो मुझे कम से कम ये नहीं दिखाई देता है। ये मुझे राममनोहर त्रिपाठी जी में, स्वर्गीय राममनोहर त्रिपाठी जी में दिखाई देता था। निश्चित रूप से कृपा शंकर जी ने भी अच्छा काम किया, आवाज उठाते थे। नसीम खान जी कांग्रेस के हैं, वो भी हैं। मैं किसी ये नहीं कहता कि एकदम शून्य सब हो गया है, लेकिन कोई इस समय तो इस तरीके से कोई नहीं लगता कि जो आवाज उठाए, क्योंकि हम सभी लोग बटे हुए हैं, कोई कांग्रेस में है, कोई इसमें है, कोई उसमें है, कोई भाजपा में है। तो जब अलग अलग दलों में है तो आप इकट्ठा होकर के आवाज उठा ही नहीं पाएंगे, संभव ही नहीं है। और जहां जहां आप आवाज उठाएंगे आपकी आवाज दबा दी जाएगी, क्योंकि आप ज्यादा आवाज उठाएंगे तो आप सोचेंगे मैं आवाज उठाने जाऊंगा तो मेरा ही सबसे पहले टिकट काट दिया जाएगा। तो अपने स्वार्थ में हम कोई आवाज उठा ही नहीं पाते हैं, प्रॉब्लम वो है। तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा आप ये इंडिकेट कर रहे हो कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते व्यक्तिगत आवाज नहीं उठा करके नहीं, बिना लाभ ले लेता है। यस, बिल्कुल सही प्रश्न आपने पूछा है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा हमारे अंदर है और हम अपनी राजनीति देखने के लिए हम कुछ नहीं कर पाते हैं, और होता है कि हम भी नहीं दिए जाते हैं टिकट, हमको भी नहीं मिलता है। हम कोशिश करते हैं, हम दौड़ते हैं, लेकिन लोग ये कहेंगे लास्ट में जब हम ये हो जाता है कि ना खुदा ही मिला, ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ये स्थिति है भाई साहब। तो क्या फिर क्या होने वाला है? क्या यही हाल होगा कि कुछ एकता का नहीं, फूल बजेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। लोगों में चेतना आएगी, हमें कोई निराशा नहीं है। लोगों में चेतना आएगी, लोगों में एक जागृति आएगी, और उस समय जब जागृति आएगी, चेतना आएगी कि हम लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं देंगे अगर आप लोग, तो हम आपको वोट नहीं देंगे, तो निश्चित रूप से इसमें कुछ सुधार होगा।